नमस्कार। ऑल टीन स्पीक्स के एक और प्रोग्राम में मैं जीवन कालिया आपका सबका स्वागत करता हूं। डिज़ाइन के एक और वीडियो को लेके मैं हाजिर हूं। डिज़ाइन के बारे में जो हमने अपनी वीडियो की एक सीरीज शुरू की है, उसमें जो अगला कदम है वो है बेसिक डिज़ाइन। बेसिक डिज़ाइन बेसिकली एक कह लीजिए ए से लेके जेड तक जो ABCD हम पढ़ते हैं, तो डिजाइन के अंदर जब तक ए से जेड तक हम ABCD नहीं पढ़ेंगे, तब तक जो मेन डिजाइन कोर्स है या मेन डिजाइन सब्जेक्ट है या मेन डिजाइन वर्ड है, उसको नहीं समझेंगे। तो आज मैं आपको थोड़ा बेसिक डिजाइन के बारे में बता दूं कि बेसिक डिजाइन अगर हम समझ लेते हैं तो आगे जाके ये जो डिजाइन वर्ड है ये ज्यादा क्लियर हो जाता है। तो बेसिक डिजाइन में सबसे पहले आता है शेप्स। शेप्स बेसिक डिजाइन में इतना जरूरी है कि आगे जाके जब हम इन शेप्स के बारे में जानते हैं तो हमारे लिए डिजाइन में बड़ी आसानी हो जाती है। बेसिक डिजाइन बेसिकली 2D फॉर्म में होता है। इसमें कलरिंग या इसमें 3D फॉर्म या 3D ऑब्जेक्ट ये शब्द नहीं आते हैं। ये 2D फॉर्म होती है। 2D के अंदर जो भी हम लोग लर्न करते हैं वही आगे जाके हम लोग डिजाइन में यूज करते हैं। सो डिजाइन का या कह लीजिए बेसिक डिजाइन का जो पहला एक लेसन है वो है ज्योमेट्रिकल शेप्स को लर्न करना। अब ज्योमेट्रिकल शेप किस चीज की? वो है रियलिस्टिक, जो हमारे एलिमेंट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, या जो भी कुछ हम अपने सराउंडिंग में देखते हैं, वो जो 3D ऑब्जेक्ट हैं उनको 2D में चेंज करना, रिफॉर्म करना या ट्रांसफॉर्म करना। ये बेसिक डिजाइन का पहला हिस्सा है कि जब हम किसी भी 3D फॉर्म को या रियलिस्टिक ऑब्जेक्ट को सिंप्लीफाई करके 2D फॉर्म में लेके आते हैं। ये हम क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं क्योंकि आगे जाके हमें ये 2D फॉर्म जो 3D से बनी है या रियलिस्टिक ऑब्जेक्ट से बनी है, इसको बनाने में, इसको समझने में, इसको समझाने में आसानी हो जाती है। बिकॉज हम लोग रियलिस्टिक ऑब्जेक्ट को यूज नहीं करते हैं किसी भी डिजाइन फॉर्म में, हम लोग यूज करते हैं 2D फॉर्म जिसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती। यानी कि फ्लैट जो ऑब्जेक्ट होती है, विजुअल जो होता है, शेप जो होती है, उसको हम ज्यादा यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए हम किसी हाथी को दिखाते हैं, तो जो हाथी है वो बेसिकली एक शेप है, एक ब्लैक शेप है। उसमें हम लोग शेडिंग नहीं करते हैं, उसकी डायमेंशन नहीं दिखाते हैं। तो जो हम लोग जब डायमेंशन नहीं दिखाते हैं तो ये फॉर्म जो है वो एक फ्लैट फॉर्म हो जाती है, जिसको हम 2D फॉर्म बोलते हैं। और इसी को यूज करेंगे, यूज करने में बड़ी आसानी हो जाती है हमारी। तो मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दिखा रहा हूं कि अगर हम रियलिस्टिक ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म करके अगर हम 2D में या फ्लैट सरफेस में अगर हम देखते हैं या ट्रांसफॉर्म करते हैं और आगे जाके इनको यूज करते हैं, तो उसका एक सीरीज है वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो पहले देखिए कि रियलिस्टिक ऑब्जेक्ट को हमने 2D में या फ्लैट सरफेस में कैसे यूज किया है, कैसे ट्रांसफॉर्म किया है, वो देखिए। तो अब जब हम लोग ये सीख गए हैं कि किसी भी रियलिस्टिक ऑब्जेक्ट को हम 2D फॉर्म में या 2D फॉर्मेट में जब ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, तो इसका हम यूज क्या क्या करते हैं। देखिए, उससे पहले हम एक और हिस्से पे आते हैं कि हम 2D करना तो सीख गए हैं, फ्लैट करना तो सीख गए हैं, लेकिन इसको किसी भी एक फॉर्म में, किसी भी एक ज्योमेट्रिकल फॉर्म के अंदर कैसे डालें, यानी कि और ज्यादा इसको स्टडी करते हैं और ज्यादा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। बेसिक डिजाइन के अंदर हम लोगों को लर्न करना होता है कि किसी भी चीज को किसी भी चीज के अंदर सेट करना कितना आसान या कितना मुश्किल होता है। क्योंकि मान लीजिए मेरे पास सरफेस है सर्कल, मेरे पास सरफेस है, यानी कि कह लीजिए जो डिजाइन का जो पार्ट होता है, कहीं पे मेरे पास एक जगह नहीं है। जगह क्यों नहीं है? कि मेरे पास एक स्क्वायर है मान लीजिए। अब स्क्वायर जो है वो मेरे पास जगह है और ये फिल करनी है, और इसके अंदर मुझे कोई भी एक रियलिस्टिक ऑब्जेक्ट इस पे घुसानी है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए एक एलिफेंट है, एलिफेंट को मुझे स्क्वायर में डालना है। अब स्क्वायर में डालना है, ये तो एक मतलब एलिफेंट जो है वो स्क्वायर नहीं होता है, लेकिन इसको स्क्वायर के अंदर फिट करना है और 2D फॉर्म है, डायमेंशन नहीं है, शेडिंग नहीं है, तो ये कैसे लगेगा? इवन इस एलिफेंट को हम सर्कुलर शेप में भी डालेंगे, ट्रायंगुलर में भी डालेंगे, हम इसको रेक्टेंगुलर में भी डालेंगे। अब देखिए, हमने
इन शेप्स को इस तरीके से एक उसके अंदर डाल दिया, यानी कि कह लीजिए हमने एक रियलिस्टिक ऑब्जेक्ट को या कह लीजिए 2D ऑब्जेक्ट को ज्योमेट्रिकल शेप्स के अंदर डालने की कोशिश की है। ध्यान रहे, जो ऑब्जेक्ट का हिस्सा या जो भी हमारी जो शेप है, यानी कि जो ज्योमेट्रिकल शेप है, एलिफेंट की है या किसी भी चीज की है, उसका मैक्सिमम हिस्सा हमारी ज्योमेट्रिकल शेप को टच करे, आउटलाइन टच करे। अगर हमने इसको बस ऐसे ही रख दिया तो जो आउटलाइन है वो हमारी खाली रह जाती है, यानी कि वो शेप जो है हमारी ज्योमेट्रिकल शेप में नहीं घुसती है। ये हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें इन चीजों का आगे जाके यूज करना है। मान लीजिए मुझे एक लोगो चाहिए, मान लीजिए मुझे एक साड़ी के बॉर्डर पे या किसी भी जगह पे प्रिंट चाहिए जो सर्कुलर हो, या लोगो हो जो सर्कल हो, लेकिन एलिफेंट मेरा एक ऑब्जेक्ट है जो मुझे उसमें डालना है। तो जब सर्कल की जगह आ गई है तो एलिफेंट आ गया है, तो एलिफेंट को सर्कल के अंदर फिट करना है और एलिफेंट को एलिफेंट जैसा रखना भी है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये हिस्सा भी जब हम लोग इसको यूज करते हैं तो देखिए इन चीजों का जो यूज है आगे जाके क्या होने वाला है। सबसे पहले मोटिव बनता है, मोटिव जिसको आप प्रिंट बोल सकते हैं, यानी कि इसको अगर मान लीजिए मुझे शर्ट का कोई प्रिंट बनाना हो, साड़ी के बॉर्डर पे लगाना हो या किसी स्कार्फ में लगाना हो या किसी वॉल पे कोई पेंट करना हो या कोई जगह हो जो सर्कुलर जगह तो है लेकिन मेरा एलिमेंट जो है वो स्क्वायरिश है, सर्कल जगह है, स्क्वायरिश ऑब्जेक्ट है। स्क्वायरिश ऑब्जेक्ट का मतलब एलिफेंट देखिए रेक्टेंगुलर टाइप का ही होता है, अगर उसको टोटल बॉक्स में देखें तो वो एक रेक्टेंगुलर शेप टाइप का लगता है, लेकिन इसको सर्कल में डालना है तो उसको गोलाई में हम लोग प्लेस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो जगह है, हमारे पास जो प्लेस है, उस एलिफेंट को उस सर्कल में घुसाना है या ट्रायंगुलर में घुसाना है। अब ट्रायंगल एक शेप मेरे को मिली है, इसके अंदर एलिफेंट डालना है। ये चीजें हमारे आगे जाके यूजफुल एरिया कवर करती है, जो हमारे डिजाइन का एक बहुत बड़ा एक हिस्सा जो है कवर करती है, बिकॉज ये शेप जो है वो डिफरेंट टाइप की ज्योमेट्रिकल शेप्स के अंदर हमें डाल के लर्न करना पड़ता है, तो हम आगे जाके इसको यूज कर, ये हमारा मोटिव और लोगोज बनाने में काम आता है। जब हम किसी भी डिजाइन को तैयार करते हैं तो इसके अंदर मान लीजिए हम लोगो तैयार करते हैं, तो लोगो के अंदर मैं यहां पे अब लोगो डिजाइन की बात कर, देखिए लोगो में दो टाइप के लोगोस हो। एक होता है जब आप लोगो के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, किसी शेप को देखते हैं, यानी कि मान लीजिए मैं बजाज बात करता हूं, तो बजाज जो आपका इलेक्ट्रॉनिक वाला जो मामला होता है, प्रेस है या बजाज फैन है, तो उसमें एक आंख होती है। लेकिन जब आप बजाज स्कूटर देखते हैं, बजाज कुछ मोटर बाइक देखते हैं, तो उसमें लो टेक्स्ट के अंदर बजाज लिखा हुआ होता है। अब इसको भी हम बजाज बोलते हैं या समझ सकते हैं कि ये तो बजाज कंपनी, और बजाज लिखा हुआ भी बजाज कंपनी है, यानी कि ये टेक्सचुअल है और ये आपका शेप वाला है। तो शेप जो है इसके अंदर आ गई है जिसमें एक पहचान बन जाती है, और ये हो सकता है जिसने बनाया हो वो क्यों इसको बनाता है या क्यों उसने बनाया होगा वो उसके बारे में ही बता सकता है कि ये जो आंख है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करती है। लोगो जो है वो रिप्रेजेंट करता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को या उस पर्टिकुलर कंपनी को जिसमें वो एक ऑब्जेक्ट डालता है। तो यहां पे उसने जो ऑब्जेक्ट डाला वो एक आंख डाली और यहां पे उसने बजाज लिखा। दोनों हैं एक ही कंपनी लेकिन दोनों अलग अलग चीजों पे काम करती है। तो एक टेक्सचुअल और एक ऑब्जेक्ट डाल के जो काम करता है, एक जो विजुअल है वो आपका शेप के अंदर होगा और एक टेक्सचुअल होगा। तो जो टेक्स्ट हम यूज करते हैं उस टेक्स्ट की एक लैंग्वेज होती है। टेक्स्ट जो है अपने आप में कुछ कहता है। टेक्स्ट जो है वो आपको बताता है मैं हार्ड हूं, वो कहता है मैं रो रहा हूं, वो कहता है मैं बिल्कुल सॉफ्ट हूं, वो कहता है कि मैं बहुत गुस्से में हूं। टेक्स्ट अपने आप में एक लैंग्वेज होती है। तो सही जगह पे सही टेक्स्ट का यूज करना, यानी कि सही प्रोडक्ट में या सही किसी भी डिजाइन के अंदर सही टेक्स्ट का यूज करना बहुत जरूरी होता है। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि मान लीजिए आप लोगो यूज करते हैं तो उसमें सही टेक्स्ट कौन सा फिट बैठता है और सही जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे हमने सिंप्लीफाई करके और किस तरीके से उसके अंदर घुसाई है। ये एक एग्जांपल आप देखिए। अब इसी बेसिक डिजाइन के पार्ट में आते हैं, जैसे पोस्टर जो है वो बनते हैं, प्रिंट एड जो
न्यूज़पेपर में या मैगजीन में जो ऐड छपते हैं, किसी प्रोडक्ट के ऐड छपते हैं, ये प्रिंट मीडिया का पार्ट है। यानी कि पेपर के ऊपर छपने वाली जो चीज है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। मैं किसी भी वीडियो की बात नहीं कर रहा हूं, जो कमर्शियल एड जो जिसको बोलते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं प्रिंट एड की बात कर रहा हूं। तो प्रिंट एड जो है वो आपका जो है वो अखबारों में या मैगजीन के पेजेस पे छपता है, कागज पे छपता है। तो इसको प्रिंट मीडिया के अंदर हम लोग एड बोलते हैं। देखिए, पोस्टर कहां से शुरू हुआ होगा? पोस्टर शुरू हुआ होगा कि बहुत पहले के वक्त की बात है। अब तो बहुत ही ज्यादा एकदम कंट्रास्ट है। पहले क्या हुआ होगा कि मान लीजिए मुझे किसी भी ग्रुप को, जो लोगों का ग्रुप है, उनको एक मैसेज देना है। तो मैंने क्या किया होगा? अब मैं हर जगह हर किसी बंदे से तो मिल नहीं सकता, तो मैं क्या करूंगा? मैं एक किसी भी पेज के ऊपर अपना एक मैसेज लिखता हूं। मैंने मैसेज लिखा और किसी जगह पे उसको टांग दिया, या किसी के घर पे ड्रॉप कर दिया, या एक जगह पे मान लीजिए मैंने, जहां पब्लिक ज्यादा हो, रेस्टोरेंट हो, या कोई जहां पे घूमने फिरने वाले, पिकनिक वाले ज्यादा आते हैं, तो वहां पे किसी पेड़ के ऊपर चिपका दिया, या किसी दीवार पे चिपका दिया। यानी कि इंफॉर्मेशन मेरे को देनी थी। पोस्टर का मतलब होता है मिनिमम लाइन मैक्सिमम एक्सप्रेशन। पोस्टर जो है वो फ्लैट होता है, यूजुअली मिनिमम कलर्स में होता है, यानी कि 2 और 3 कलर्स, मैक्सिमम 3 कलर्स, अदरवाइज 2 कलर्स आर ओके। किसी भी एक कलर का कुछ कर दिया और एक ब्लैक या व्हाइट आपने छोड़ दिया। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्क जो आपके उसमें आते हैं। एक होता है ब्लैक के ऊपर व्हाइट, एक होता है व्हाइट के ऊपर ब्लैक। जो व्हाइट पेपर के ऊपर ब्लैक से काम किया हुआ होगा उसको आप स्ट्रेट एड बोलते हैं, स्ट्रेट प्रिंट बोलते हैं। अगर आप ब्लैक के ऊपर व्हाइट से काम करेंगे उसको रिवर्स वर्क बोलते हैं, रिवर्स प्रिंटिंग बोलते हैं। ब्लैक पेपर के ऊपर व्हाइट से काम होना या व्हाइट के ऊपर ब्लैक से काम होना, ये 2 टाइप के काम शुरू में होते थे। तो इसमें जब आप देखते हैं कि ये पोस्टर कहां से शुरू हुआ, कि किसी ने कोई मैसेज देना था और मिनिमम लाइन से यूज करना था। यानी कि बहुत कुछ अगर आप लिख देंगे तो पढ़ने में आदमी इतना टाइम वेस्ट नहीं करता, वो बस मेजर मेजर लाइन यूज करता है कि उसने पढ़ा एक स्टेज प्ले, नाम ये, डायरेक्टर ये, प्लेस ये, और इस जगह पे जाके आप देखिए, बस छोटा सा मैसेज है। अब जो एड आ गई है, यानी कि जो प्रिंट मीडिया की जो एड होती है, उसमें इंफॉर्मेशन ज्यादा होती है, इसलिए वो कमर्शियल पर्पज के लिए है। पोस्टर इंफॉर्मेशन के लिए है। पोस्टर कभी भी आपकी जो है कमर्शियल एस्पेक्ट नहीं होता उसमें, कि मैं कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूं। प्रोडक्ट बेचने का जो काम है वो कमर्शियल एड में होता है, या प्रिंट मीडिया एड में होता है, या एडवर्टाइजमेंट के लिए अलग यूज होता है डिजाइन। और पोस्टर जो है वो एक मैसेज होता था, जो मास पीपल होते थे उनके लिए होता। तो पोस्टर इज बेसिकली फॉर मैसेज एंड एड इज फॉर बेसिकली प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, यानी कि कोई बेचने की चीज वो उसमें यूज होती। तो पोस्टर जो है वो बहुत पहले से शुरू हुआ था। उसमें लिखने का जो ढंग है कि मैं इस ढंग से लिखूं कि लोगों को रीडेबिलिटी अच्छी हो जाए, और उसको ठीक तरीके से मैसेज, यानी कि वर्ड्स का चुनाव और उसका फॉन्ट का चुनाव अच्छा हो, उसको ठीक तरीके से मैं चूज कर सकूं। मैं कोई रनिंग हैंड में लिखूंगा तो पता नहीं कितना समझ में आए, बिकॉज मेरी ओन हैंड राइटिंग पता नहीं लोगों की समझ में आए कि ना आए। तो ऐसी हैंड राइटिंग होनी चाहिए कि वो लोगों की समझ में आए, और जो मैसेज है वो कम से कम वर्ड्स के अंदर मैं मैक्सिमम एक्सप्रेस कर सकूं। तो ये आपका जो है पोस्टर होता था। पोस्टर 2 कलर्स मैक्सिमम होता था, पहले सिंगल उसमें होता था, फिर 2 कलर भी, एक चलो ठीक है, आप कोई भी एक कैचिंग लाइन है या कह लीजिए टैग लाइन है उसको कलर कर दिया, बाकी के आप दूसरे कलर में कर दिया। धीरे धीरे ये पोस्टर या ये एड बाद में आया है, पहले पोस्टर आए थे। पोस्टर्स में धीरे धीरे क्या हुआ, इमेज भी आने लगी। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ऐसे ले रहा हूं कि मान लीजिए मैं कोई एक थिएटर का प्ले है मेरा, तो प्ले के अंदर कोई भी एक इंसान का एक ऐसा मूवमेंट जो वो एक्टिंग करता हुआ दिखाई दे, वो एक सिंगल लाइन से या उसको फिल करके या ओपेक में उसमें दिखा के, वो एक सिलेट उसकी दिखा के वो एक डिफरेंट कलर दे दिया, टेक्स्ट डिफरेंट कलर दे दिया। तो धीरे धीरे पोस्टर के अंदर इमेज आने लगी, यानी कि वो और एक्सप्रेसिव हो गया। पहले सिर्फ टेक्स्ट होता था, बाद में इमेज भी आने लगी। यानी कि ये इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए होता था कि आप जो कहना चाहते हैं उसी से रिलेटेड आप एक इमेज भी यूज कर रहे हैं, उसमें महसूस करा रहे हैं कि
ये मैंने जो बोला है इससे रिलेटेड ये चीज है, या ये जो मैंने छापा है इससे रिलेटेड ये। तो इंटरेस्ट क्रिएट होता है, लोग जो है उसको फिर और ध्यान से देखते भी हैं, पढ़ते भी हैं। और हमेशा से एक रहा है कि टेक्स्ट की बजाय जो फॉर्म्स होती हैं वो इंसान को ज्यादा अट्रैक्ट, यानी कि कोई इमेज जो होती है, कोई फोटोग्राफ होता है, कोई इलस्ट्रेशन होती है, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर। टेक्स्ट बोरिंग होता है, इसलिए टेक्स्ट के साथ इमेजेस शुरू हो गई। पोस्टर जब फेमस हो गए, पोस्टर जब बड़े बड़े आम हो गए, तो इन्हीं पोस्टर्स को हमने एक जो एडवर्टाइजमेंट का जो दूसरा हिस्सा है, वो जिसको आप प्रिंट मीडिया एड बोलते हैं, अखबार और मैगजीन में, या जो भी वो एक एड है, या बाद में होर्डिंग वगैरह में आया, तो वो जो चीज है, वो चीज जो है पोस्टर से ट्रांसफॉर्म हुई आपके न्यूज़पेपर ऐड के लिए और मैगजीन ऐड। अब इसमें क्या है कि इसमें आप ज्यादा से ज्यादा एक्सप्रेस करने लगे। आप मान लीजिए प्रोडक्ट को बोलते हैं कि मेरा ये प्रोडक्ट है, इसके बारे में ये है, ये करता है, ये नहीं करता है, आपको ये फायदा होगा, ये नुकसान होगा, यानी कि आप उसको इंफॉर्मेशन के तौर पे और ज्यादा आप एक्सप्रेस करने लगे। आप उसमें उनकी जो चीजें हैं, जो आपका प्रोडक्ट है, उसके बारे में डिटेल बताने लगे, उसका मैकेनिकल, उसका लुक एंड फील, उसका प्राइस, और फिर बाद में उसके बारे में कुछ एक ऐसी कैचिंग लाइन, हेडलाइन जो पोस्टर से उठाई गई थी। पोस्टर में जो बोला गया था वही आपकी कैचिंग लाइन यहां पे बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं कहता हूं कि किसी ने बोला कि ये फैन जो है वो बहुत अच्छी हवा देता है। अब ये तो बड़ी एक नॉर्मल सी लाइन हो गई। पोस्टर्स में हम उसको किसी और चीज के साथ सिंबलाइज करते थे और उसको लिखते थे। इसी तरीके से मैं जब एक फैन कंपनी का मालिक हो गया, तो मैंने उस कैचिंग लाइन को यूज करना शुरू कर दिया कि मेरा फैन ये है। जैसे मान लीजिए मेरी कार जो है वो बहुत स्पीड से भागती, तो मैं कहता हूं दिस कार मैचेस विद द एयर स्पीड, यानी कि वो जो है एक छोटी सी लाइन के बारे में बता रहा है कि ये कार बहुत तेज चलती है। यानी कि इस तरीके से कैचिंग लाइन जो है वो पोस्टर से उठी और एड में आ गई। तो इस तरीके से उसका विजुअल जो है, वो पहले इलस्ट्रेशन हाथ से बनती थी, बाद में जब कैमराज वगैरह यूज हुए तो उनकी इमेजेस को हम लोग जो है शूट करके उसको लगाने लगे। तो इस तरीके से जो आज का प्रिंट मीडिया है या आज का डिजिटल मीडिया है, जो आज का आपका एड भी बनाते हैं, कोई भी एड बनाते हैं, तो वहीं से आइडिया लेते हैं और उसी को ही आप यूज करते हैं। तो ये जो चीज होती है, जो आपकी पोस्टर से एड के तरीके से आपका ये आया हिस्सा, लोगो इसके बीच में आया। लोगो इज रिप्रेजेंटिंग द कंपनी। लोगो जो है किसी भी कंपनी को रिप्रेजेंट करता है कि मैं ये हूं और मैं ये बनाता हूं, या ये मेरा रूप है। इस तरीके से ये वाला हिस्सा जो है वो इस जगह पे जाता है। जब पोस्टर बनाते हैं या एड बनाते हैं, इसके अंदर एक कंपोजिशन स्टाइल होती है, कितने कलर्स यूज करने हैं, कौन सी चीज कहां पे। यानी कि मान लीजिए आपके पास एक हिस्सा है, एक पेपर है या एक एरिया है आपके पास, उस एरिया में कहां पे क्या चीज आएगी, इसको बोलते हैं कंपोजिशन। कंपोजिशन ज्यादा से ज्यादा 4 टाइप की हम लोग यूज करते हैं। एक होती है जो लेफ्ट अलाइनमेंट हो, यानी कि पेपर के लेफ्ट में आप उसको महसूस करते हैं कि सारी चीजें जो है लेफ्ट हिस्से पे टच कर रही है, राइट हिस्सा थोड़ा अनइवन सा है। दूसरा होता है जो राइट अलाइनमेंट, यानी कि पेपर के ऊपर जो राइट साइड में जो भी चीज होती है वो आपकी उस हिस्से पे यूज होती है। बाकी लेफ्ट वाला जो हिस्सा है वो ज्यादातर खुला रहता है, यानी कि अनइवन सा होता है, क्योंकि सारी चीज एक लाइन में आती है इस साइड में, और पहले वाले हिस्से में आती थी इस साइड में। एक होती है जो बिल्कुल सेंट्रलाइज्ड होती है, यानी कि कंपोजिशन आपकी सेंट्रलाइज्ड है, हर चीज आपकी लगेगी जैसे सेंटर में रखी हुई है, लेफ्ट और राइट थोड़े अनइवन टाइप के हैं। एक होती है कि भाई आपको लेफ्ट और राइट बिल्कुल मिले हुए हो, यानी कि फैला दिए गए हो, कोई हिस्सा इधर टच करेगा, कोई हिस्सा ये टच करेगा, बीच का हिस्सा इधर टच करेगा, यानी कि कुछ ना कुछ जो है वो आपका लेफ्ट टू राइट सारी चीजें टच करती हुई सी महसूस होती है। इसमें इलस्ट्रेशन एक पार्ट हो सकती है, जो इलस्ट्रेशन मान लीजिए आपका लेफ्ट करे तो टेक्स्ट आपका राइट का टच करेगा। तो इस तरीके से जो पूरा जो हिस्सा है वो आपका, उसका ऐसा लगेगा जैसे कोई डिजाइन है वो आपका पूरा फिल्ड है, उसके अंदर पूरा पेज भरा हुआ है। तो ये 4 टाइप की जो है वो आपकी जो है कंपोजिशन उसमें यूज होती है। तो ये जो प्लेसमेंट होती है ये इंसानों से ही आई है। इंसान को कौन सी चीज अच्छी लगती है, इट डिपेंड्स ऑन योर कंटेंट आल्सो। अगर आपका कंटेंट कम है तो क्या किया जाए, कंटेंट ज्यादा हो तो क्या किया जाए, इलस्ट्रेशन के लिए भी जगह देनी है, यानी कि
किसी पिक्चर को भी जगह देनी है, विजुअल को जगह देनी है, टेक्स्ट को भी जगह देनी है, कौन सा फ़ॉन्ट लगाएंगे, क्योंकि क्या फ़ॉन्ट क्या बोलता है। मान लीजिए कोई एक आप मान लीजिए लिपस्टिक की बात करते हैं, या आप अपने किसी एक फीमेल के किसी प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो उसमें आप हार्ड या बिल्कुल एक बोल्ड टाइप की जो फ़ॉन्ट अगर आप यूज़ करते हैं, ऐसा लगता है जैसे फीमेल के साथ झगड़ा हो रहा हो, तो आप क्या करते हैं, बड़ा रनिंग हैंड, बड़ा स्टाइलिश सी फ़ॉन्ट आप यूज़ करते हैं, क्योंकि फीमेल प्रोडक्ट है आपका। अगर कोई मेल प्रोडक्ट है तो आप उसमें फीमेल टाइप का रनिंग हैंड में कोई अगर फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं तो बड़ा कंट्रास्ट हो जाता है। यानी कि हमें फ़ॉन्ट चूज़ करते हुए बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सा प्रोडक्ट है, किसके लिए प्रोडक्ट। कलर स्कीम इसी तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं कि जो फीमेल के लिए कोई प्रोडक्ट होता है, तो आपका मान लीजिए आपके उसमें ऐसा लगता है जैसे पिंकिश ज़्यादा होता है, और आपका वायलेटिश ज़्यादा होता है, ब्राइट कलर्स होते हैं, ज़्यादातर जो ब्राइट कलर्स होते हैं वो यूज़ होते हैं। मस्कुलर जो कलर्स होते हैं उनको हम लोग ज़्यादातर अवॉइड करते हैं। फॉर एग्जांपल हम प्योर रेड यूज़ नहीं करते, आपका पेस्टल शेड बहुत यूज़ करते हैं। फीमेल के लिए पेस्टल शेड बहुत ज़रूरी होता है। पेस्टल जो है वो आपको स्मूथ करता है, किसी भी विजुअल को स्मूथ करता है। तो इसी तरीके से पेस्टल शेड जो है वो जब हम यूज़ करते हैं तो उसके अंदर वो फीमेल या फेमिनिज्म जो है वो एक्सप्रेस करता है। तो कलर स्कीम भी बहुत ज़रूरी होती है इस चीज़ के लिए। कंटेंट में, पोस्टर में मैंने आपको बताया हेडलाइन होती है, फिर आपका इमेज होती है, फिर आपका जो जगह है, या जो आपका मान लीजिए आप कोई भी मैसेज जो देना चाहते हैं वो मैसेज है, और नीचे आप लिखते हैं कि ये किसके द्वारा कहा गया है। तो उसका एड्रेस लाइन कह लीजिए, या उस कंपनी के बारे में कह लीजिए, या उस बंदे के बारे में कह लीजिए, उसकी एड्रेस लाइन प्लस उसका कॉन्टैक्ट नंबर या उसकी पहचान, वो सब बेस पे होती है। ऊपर आपका प्रोडक्ट का कोई भी जो भी डिटेल है उसकी, फिर उसकी पंच लाइन, फिर एक कोई भी इमेज आपके प्रोडक्ट की या मैसेज की या जो भी कुछ है वो, फिर उसके बाद आपका बेस पे जो आपका हेडलाइन वगैरह आता है। जो आपका प्रिंट मीडिया एड है उसके अंदर आपका प्रोडक्ट के बारे में है, आपकी कंपनी का लोगो वगैरह भी उसमें आता है, फिर आपके प्रोडक्ट का नाम उसमें होता है, उसके बारे में 2-3 लाइन होती हैं, प्रोडक्ट के बारे में बताती हैं, ये खूबसूरत है जी, ये सॉफ्ट करता है जी, ये करता है, वो हो गई। फिर उसके बाद आपका और डिटेल वाली जो चीज़ें हैं प्रोडक्ट के बारे में, जो थोड़ा और डिटेल में बताती हैं। फिर उसके बाद आपके बाद कंपनी के बारे में जो है वो डिटेल नीचे होती है, इसमें जो कंपनी का लोगो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से जो पोस्टर्स होते हैं, जो मैंने कहा आप अपने किसी सामान को बेचते हैं तो बात अलग है, पोस्टर्स असलियत में इंफॉर्मेटिव पर्पज़ के लिए होता है, और जिसमें सामान बेचा जाए, प्रोडक्ट बेचा जाए, वो ऐड होती है, एडवर्टाइजमेंट होती है। तो जो पोस्टर्स हैं, जैसे फिल्म के पोस्टर्स भी होते हैं, वो इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये फलाना फिल्म जो है वो आ रही है जी, इसमें ये हीरो हीरोइन है जी, ये है जी, ये इंफॉर्मेशन होती है, इस तारीख को रिलीज हो रही है, इस थिएटर पर रिलीज हो रही है। ये प्रोडक्ट नहीं है, ये इंफॉर्मेशन है। लेकिन इसी का अगर आप टीवी वाला जो हिस्सा है जब आप यूज करते हैं तो उसके अंदर कंटेंट आपका चेंज हो जाता है, वो पोस्टर स्टाइल वाला आपका नहीं रहता है। तो जो प्रोडक्ट होता है और जो इंफॉर्मेशन होती है, देखिए पोस्टर इज फॉर इंफॉर्मेशन, एंड जो आपका प्रिंट एड है वो आपके प्रोडक्ट को बेचने का जो इंफॉर्मेशन है वो होती है। तो दोनों में ये फर्क है।